आपने कई बार हमारी वीडियोस में सुना होगा कि डब्बू जी जैसे जज और मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको पुलिस आसानी से बुद्धि बनाकर उनसे उल्टे सीधे काम करवाती रहती है। सवाल पैदा होता है कि किसी बात की सबसे पहले इंफॉर्मेशन पुलिस को कब प्राप्त हुई। डब्बू जी मजिस्ट्रेट को तो जो पुलिस के दारोगा ने बता दिया वह उसी को सच मान लेता है, लेकिन होशियार मजिस्ट्रेट कहता है कि साथ साथ अपनी डेली डायरी रजिस्टर की नकल लेकर आओ। होशियार मजिस्ट्रेट सच को जान लेता है, जबकि डब्बू जी मजिस्ट्रेट आईओ को बॉस की तरह मानकर उसी का हुक्म बजाने में लगा रहता है। दूर दराज के स्थानों में कुछ पुलिस वाले जो आसपास के लफंगे होते हैं और जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं उनको अपनी उगाही का जरिया बना लेते हैं, उनसे उगाही करवाते हैं, आरोपी के घर वालों से पैसे लेने में लगा देते हैं उनको। ये जो लफंगे लोग होते हैं ये कोई छोटा मोटा अपना फर्जी सा कार्ड बनवा लेते हैं और खुद को पुलिस वाला बताकर लोगों पर रौब गांठते हैं। डब्बू जी मजिस्ट्रेट को यदि ऐसे लफंगों की शिकायत की जाए, पुलिस के किराए के लोगों की शिकायत की जाए, तो वो उसी पुलिस वाले से रिपोर्ट मंगवाकर उसमें उलझा रहता है, जबकि जो होशियार मजिस्ट्रेट होता है सीधा सा रजिस्टर नंबर 16 की नकल मंगवाकर पुलिस से सवाल जवाब करता है। ऐसे ही जैसे मजिस्ट्रेट डब्बू जी होते हैं ऐसे ही हमारे एडवोकेट भी डब्बू जी होते हैं। तो जो डब्बू जी एडवोकेट्स होते हैं वो क्रॉस में उलझ पुलझ होते रहते हैं, जबकि जो होशियार एडवोकेट होते हैं वो सीधा सा पूछते हैं क्रॉस के दौरान कि आपने फला फला रजिस्टर की कॉपी रिकॉर्ड पर लगाई है क्या, और उनकी बात बन जाती है। एसएचओ ने बताया कि वह 12 तारीख को शाम 7:30 बजे मौका वारदात पर पहुंचा। डब्बू जी मजिस्ट्रेट इस बात को चुपचाप मान लेगा और आरोपी को परेशान करेगा, लेकिन होशियार मजिस्ट्रेट पहले ये कहेगा कि एसएचओ साहब पहले अपनी रिपोर्ट लाओ, और फिर कहेगा आप अपने अराइवल डिपार्चर एंट्री रजिस्टर की नकल लेकर आओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसएचओ ने अगर झूठ बोला होगा तो वो तत्काल पकड़ा जाएगा। हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि आप पुलिस वालों की बातों को उनके रजिस्टरों में दर्ज एंट्रीज के आधार पर पकड़ने लगें तो पुलिस के लिए झूठे मुकदमे बनाना लगभग असंभव हो जाता है। हर एक फॉल्स एलिगेशन और फॉल्स इंप्लीकेशन वाले केसेस की काट पुलिस के इन्हीं रजिस्टरों में दर्ज होती है, लेकिन अधिकांश मजिस्ट्रेट, जज, एडवोकेट डब्बू जी के साथ दोस्ती रखते हैं और पुलिस का खेल चलता रहता है। रजिस्टरों और पर्चों की जो कोड भाषा पुलिस वाले बोलते हैं उसको समझें और उसका तोड़ निकालें, लेकिन समझना सबसे पहला काम है। फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स के लिए तथा यंग एडवोकेट कॉलीग्स के लिए तो यह बिल्कुल निहायत जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम आपको पुलिस के सीक्रेट रजिस्टरों की कहानी सुना रहे हैं। वे रजिस्टर जो पुलिस के गुप्त हथियार होते हैं और उनके चक्रव्यूह को समझने के द्वार होते हैं। आज हम पुलिस के रजिस्टरों के खेल को सीखने वाले हैं। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। पुलिस के कुल मिलाकर 25 रजिस्टर होते हैं। उसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनमें से आज हम कुछ रजिस्टर्स की बात करते हैं। रजिस्टर नंबर 1 होता है जिसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का रजिस्टर कहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर जितनी सूचनाएं पुलिस को प्राप्त होती हैं उनको राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत फॉर्मेट में दर्ज किया जाता है। उन सूचनाओं को प्रथम सूचना या तहरीर या शिकायत आदि कहा जाता है, और उसी तहरीर या शिकायत को जब सरकारी फॉर्मेट में लिख दिया जाता है तो वह एफआईआर कहलाती है। आप सभी एफआईआर के रूप से परिचित हैं। जितनी भी किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज होने वाली एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती हैं उनका ब्यौरा रजिस्टर नंबर 1 में रखा जाता है। यह प्रिंटेड रूप में होता है और वर्तमान रजिस्टर के पूरी तरह भरने से पहले नया रजिस्टर शुरू नहीं किया जा सकता है। यह इसलिए कि इससे एफआईआर का मिसयूज रोका जा सकता है। इसे कार्बन कॉपिंग विधि से तैयार किया जाता है, माने एक कॉपी होगी, उसके नीचे कार्बन कॉपी, उसके नीचे दूसरी कार्बन कॉपी, उसके नीचे तीसरी कार्बन कॉपी। तो पहली कॉपी पुलिस स्टेशन का स्थायी रिकॉर्ड होगी और एक कॉपी एसपी या डीसीपी को भेजी जाएगी और एक अन्य कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। अंतिम कॉपी शिकायतकर्ता या कंप्लेनेंट को दी जाएगी। अगला और सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है रजिस्टर नंबर 2, जिसको डेली डायरी रजिस्टर कहते हैं। कुछ राज्यों में इसको जनरल डायरी रजिस्टर भी कहते हैं, जनरल डायरी लिखते हैं।
इसमें पुलिस को लगातार प्राप्त होने वाली सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। एसएसपी या डीसीपी स्तर का अधिकारी यह तय करता है कि डीडी रजिस्टर कितने बजे लिखना शुरू किया जाए और कितने बजे लिखना बंद किया जाए। हालांकि आजकल के समय में यह लगातार लिखा जाता है क्योंकि सूचनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। यह हमेशा 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। पहली कॉपी पुलिस स्टेशन का एक स्थायी रिकॉर्ड बनती है और वहीं दूसरी कॉपी जो होती है उस सब डिवीजन प्रमुख को, जिसको हम सीओ कहते हैं, डीएसपी कहते हैं, एसीपी कहते हैं, उसको भेज दी जाती है। किसी भी दिन की जो पहली एंट्री डीडी एंट्री रजिस्टर में होती है, उसकी पहली एंट्री में हवालात में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, उनका अपराध, उनका गिरफ्तारी का समय वगैरह नोट किया जाता है। दिन की अंतिम एंट्री में उस दिन के कुल कैश की जो राशि थाने में उपलब्ध होती है उसका खुलासा किया जाता है। इस रजिस्टर की जो रजिस्टर नंबर 2 है, इसकी अंतिम एंट्री की तारीख से लेकर 2 वर्ष की अवधि तक इसको रिकॉर्ड को रखा जाता है, उसके बाद नष्ट कर दिया जाता है। तो यदि आप में से किसी व्यूअर को अपने थाने की किसी डीडी एंट्री की जरूरत पड़ती है तो वह लगभग 2 साल से कुछ थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 2 साल अंतिम एंट्री के 2 साल के बाद ये इसको नष्ट करते हैं, तो 2 साल से ज्यादा तक आपको ये कॉपी मिल सकती है। ये जो हमने ऊपर अभी बात की है, इसके अलावा डीडी एंट्री रजिस्टर में जो मुख्य बातें लिखी जाती हैं वे इस प्रकार हैं। सभी आरोपियों की पूरी डिटेल्स लिखी जाएगी, उनकी कस्टडी और रिमांड वगैरह की नेचर लिखी जाएगी, शांति भंग होने की आशंका की सूचना भी लिखी जाएगी। हर एक पुलिसकर्मी के थाने में आने जाने या तफ्तीश पर आने जाने का समय, जिसे अराइवल और डिपार्चर एंट्री भी कहते हैं, इसी रजिस्टर नंबर 2 में लिखा जाता है। हर तफ्तीश में कोई आईओ कहां गया, कितने बजे गया, क्या बरामद किया गया, क्या मालखाना में दिया गया, कब दिया गया, कब कोर्ट में गया, कब मालखाना की प्रॉपर्टी कोर्ट में प्रस्तुत की गई, ये सारी बातें इसी रजिस्टर नंबर 2 में लिखी जाती हैं। कुल मिलाकर थाने में जो भी कुछ ऑफिशियली किया जाता है वह सब कुछ इसी रजिस्टर नंबर 2 में लिखा जाता है। इसके 2 हिस्से होते हैं। पार्ट ए, या जिसको डेली डायरी ए कहते हैं, इसमें शांति भंग वगैरह की सूचना होती है, जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स होती हैं वो रहती हैं, और जो इसका पार्ट बी होता है जिसको डेली डायरी बी कहते हैं, उसमें वो बाकी की सारी सूचनाएं होती हैं, जिसमें आना जाना, तफ्तीश, मालखाना, प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं। पुलिस की जितनी भी अनर्गल गतिविधियां रहती हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए जरूरी है कि जज और मजिस्ट्रेट आदि को इस रजिस्टर नंबर 2 की अच्छी तरह से जानकारी रहनी चाहिए, वरना तो आरोपी और एडवोकेट मांगते रहेंगे और मजिस्ट्रेट रजिस्टर नंबर 2 की कॉपी मंगवाकर रिकॉर्ड पर बिल्कुल नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे तो पता नहीं है कि है क्या, तजुर्बेहीन आदमी है, डब्बू जी किस्म का है। तो आरोपी की कठिनाइयां ऐसा करने से बिल्कुल कम नहीं होने वाली। मजिस्ट्रेट को होशियार होना जरूरी है। रजिस्टर नंबर 3, यह एक सामान्य सा रजिस्टर होता है जिसमें पुलिस अपने विभाग के सब स्टैंडिंग ऑर्डर्स, सर्कुलर्स और दूसरे आदेश संभाल कर रखती है। यह उनका अपना भीतरी रजिस्टर रहता है, आरोपियों का इससे लेना देना नहीं रहता। हाँ, जो होशियार मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसका फायदा कुछ इस तरह से लेते रहते हैं कि जब भी पुलिस किसी डिपार्टमेंटल रूल का बहाना करती है तो होशियार मजिस्ट्रेट कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, रजिस्टर नंबर 3 की डीसीपी द्वारा सर्टिफाइड कॉपी लेकर आओ। और झूठ बोलने वाले पुलिस वालों की तब शामत आ जाती है, क्योंकि डीसीपी झूठी बात को और झूठे रूल को तो सर्टिफाई करके देगा नहीं। इसके बाद आता है रजिस्टर नंबर 4, एब्सकॉन्डर्स का रजिस्टर, यानी कि भगोड़े लोगों का रजिस्टर। 2016 के एक एक्सीडेंट के केस में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर एक डब्बू जी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। साथ ही कह दिया कि इस आरोपी के ऊपर कई केसेस में भगोड़ा होने की इत्तला हमको मिली है। सौभाग्य से उस केस के होशियार एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करें, इस केस की रजिस्टर नंबर 4 मंगवा कर देख लें, यह आरोपी कहीं पर भी भगोड़ा अपराधी नहीं है, ये तो पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब डब्बू जी तो डब्बू जी होते हैं। उन मजिस्ट्रेट साहब ने, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कोई रजिस्टर नंबर 4 भी होता है, तो सही बात मान लेने में उनको अपना अपमान लगता रहता है, बिल्कुल नहीं मान के दिए और आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। जमानती अपराध में एक आरोपी गैर जमानती अपराध की तरह से जेल के अंदर पड़ा रहा। होशियार एडवोकेट ने आरटीआई एप्लीकेशन में रजिस्टर नंबर 4 की कॉपी मांगी। पुलिस आईओ को सेक्शन 140 डीपी एक्ट, क्योंकि दिल्ली का केस था तो दिल्ली पुलिस एक्ट का 140 सेक्शन का नोटिस दिया। तो तब जाकर पुलिस विभाग को लगा कि मामला तूल पकड़ लेगा। तब जाकर उन्होंने डब्बू जी मजिस्ट्रेट को एक सही रिपोर्ट प्रस्तुत की और वह आरोपी छूट पाया। ऐसा होता है। अब आप जान लीजिए कि जितने भी भगोड़े अपराधी होते हैं उनकी जानकारी रजिस्टर नंबर 4 में दर्ज होती है। जो उसी थाने के एरिया के भगोड़े अपराधी होते हैं उनकी जानकारी रजिस्टर नंबर 4 के भाग 1 में होती है। दूसरे सब थानों के जो भगोड़े अपराधी होते हैं
उनकी जानकारी रजिस्टर के भाग 2 में लिखी जाती है और जो सेना के भगोड़े होते हैं उनकी जानकारी इसी रजिस्टर के भाग 3 में लिखी होती है। जिस भगोड़े अपराधी के खिलाफ सेक्शन 83 सीआरपीसी की कुर्की हो जाती है उस भगोड़े अपराधी का नाम लाल शाही से इस रजिस्टर में लिखा जाता है ताकि दूर से देख के ही पता लग जाए कि इसकी कुर्की हो चुकी है। समय के प्रतिबंध के कारण आज की जानकारी यहीं तक रहेगी। अभी रजिस्टर नंबर 5, 10, 12, 16, 17, 19 और 21 बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर्स हैं। उनकी तथा कुछ अन्य रजिस्टर्स जो और होते हैं उनकी, इन सब की जो जानकारियां हैं वो अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आज की जानकारी को आप भले से समझ लीजिए और पुलिस अधिकारियों और पुलिस गवाहों को इस जानकारी के द्वारा क्रॉस करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि सच को पर्दे के पीछे से बाहर निकाल पाना आपके लिए अब अधिक आसान हो गया है। पुलिस गवाहों पर आप बेहतर नियंत्रण कर पाने की स्थिति में होंगे। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूटर्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है। जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें। हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।